प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हमने संवैधानिक विकास के तहत 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के बारे में चर्चा की थी और हमने पाया कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जो है उसमें सर्वप्रथम निर्वाचन, यद्यपि निर्वाचन का प्रारंभ 1892 के अधिनियम से हो चुका था, लेकिन 1909 के अधिनियम से इसको व्यवस्थित या विधिवत रूप दिया गया। साथ ही इसके बाद में 1909 का जो अधिनियम है, इस अधिनियम में जिस प्रकार से निर्वाचन क्षेत्रों का बंटवारा किया गया, उससे भारत में सांप्रदायिकता की समीक्षा का विस्तार हुआ, बल्कि जन्म भी हुआ। और साथ में ही 1909 का जो अधिनियम है, उस अधिनियम के द्वारा 3 वर्गों पर या 3 वर्गों को आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह अधिनियम बनाया गया था। 12 सचिव लॉर्ड मोरले और लॉर्ड मिंटो जो वायसराय थे, उन्होंने सोचा था कि हम 3 जो स्टेक होल्डर है, पहले जो अतिवादी है, क्रांतिकारी है या एक्सट्रीमिस्ट है, उनको गतिविधियों को नियंत्रित करना, और इसके लिए इस अधिनियम में शासकीय बहुमत रखा गया। और साथ में ही जो गवर्नर जनरल है या वायसरॉय है, इसको अधिक शक्तियाँ दी गई। दूसरा उन्होंने उदाहरण ये रखा या स्टेक होल्डर जिनको कहा जाए, वो था उदारवादी जो लिबरलिस्ट थे, और वो चाहते थे कि भारत जो है इसमें एक उनके डोमिनियन स्टेट की भांति उनको स्टेक होल्डर मिल जाए, वो सत्ता में भागीदार हो जाए और वो भारत में ब्रिटिश राज्य जो उसको बनाए रखने के पक्ष में हो। और तीसरा वर्ग वो था जो वो ये चाहते थे कि मुस्लिम जो जाति है और जो अन्य प्रभावशाली जो वर्ग थे, उन वर्गों को किस प्रकार से सरकार के उसमें शामिल किया जाए। इसलिए उन्होंने जो सीटों का बंटवारा किया या जो निर्वाचन क्षेत्रों का बंटवारा किया, वह बड़ा असामान्य था। तो इस प्रकार से इन 1909 के अधिनियम से कोई भी वर्ग संतुष्ट नहीं हुआ और पहली बार विधिवत रूप से भारतीय विधानमंडल की स्थापना हुई। 69 या 69 सदस्यीय विधानमंडल बनाया गया, जिसमें 37 सदस्य शासकीय थे और 32 अशासकीय रखे गए। 37 शासकीय सदस्यों में से 28 सदस्य जो थे वो वायसरॉय या गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत होते थे, और 9 सदस्य थे जिनमें खुद वायसरॉय, एक असाधारण सदस्य और 7 पार्षद। इस प्रकार से मिलकर के 37 शासकीय सदस्य होते थे। अब आप जानते हो कि 69 में से 37 सदस्य अगर एक तरफ हो तो वो शासकीय बहुमत होगा, एक तरफ 32 सदस्य है। 32 सदस्यों में थे 5 सदस्य भी गवर्नर जनरल के द्वारा मनोनीत होते थे और शेष 27 सदस्य जो थे वो निर्वाचित होते थे। निर्वाचनों के जो क्षेत्र है वो 3 वर्गों में बांटे गए या 3 उनके श्रेणियाँ की गई। पहली श्रेणी में विशेष वर्ग के लिए 2 निर्वाचन क्षेत्र रखे गए, जिनमें कोलकाता के वाणिज्य वर्ग के लिए दोनों ये निर्वाचन क्षेत्र रखे गए। 13 जो निर्वाचन क्षेत्र वो साधारण निर्वाचन क्षेत्र रखे गए, जिसमें कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, और उसका जो चुनाव है वो प्रांतीय विधानमंडल के जो निर्वाचित सदस्य उनके द्वारा किया जाता था। 12 विशेष श्रेणी के निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए, इसमें 6 भूमिपतियों के लिए और 6 मुसलमानों के लिए। तो कहने का मतलब है कि इस 1909 के अधिनियम के माध्यम से मुसलमानों को उनकी आवश्यकता से अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया। दूसरा जो 1909 का अधिनियम था, उसमें प्रांतीय विधान परिषदों में, बाद में जिनको विधान परिषद कहा गया या विधायिका जो थी, इसमें गैर शासकीय सदस्यों का बहुमत रखा गया। लेकिन गैर शासकीय सदस्यों का बहुमत रखने के बावजूद भी प्रांतीय गवर्नरों को इतनी शक्ति दी गई या इतनी सत्ता दी गई कि वह किसी भी रिजोल्यूशन को या किसी भी प्रस्ताव को निरस्त कर सकते थे
और किसी प्रस्ताव को मान्य कर सकते थे। तो उनमें तानाशाही प्रवृत्ति बरकरार रही। तो इस प्रकार से 1909 का जो अधिनियम है जिसमें जनता की भागीदारी की बात की गई थी वो बड़ा कमज़ोर साबित हुआ। अब 1909 के बाद में देश में हवाएं बदली, मौसम बदला, कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनके बाद में ऐसा लगा कि 1919 का जो अधिनियम, जिसको द्वैध शासन अधिनियम कहते हैं या भारत सरकार अधिनियम कहते हैं या उत्तरदायी शासन की ओर पहला कदम कहते हैं, उसकी आवश्यकता हुई। आज इस व्याख्यान में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वो कौन से कारण या कौन सी परिस्थितियाँ थी जिन्होंने 1919 के अधिनियम की परिस्थितियाँ उत्पन्न की। तो सबसे पहला तो था 1909 का जो अधिनियम था। 1909 के अधिनियम के द्वारा भारतीय जो पढ़े लिखे लोग थे, जो चाहते थे कि हमको सरकार में स्टेक होल्डर मिलेंगे, हम सरकार में भागीदार बनेंगे, उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला। दूसरा, जो मुस्लिमों को या विशेष वर्ग को, भूमिपतियों को जो 6 पद दिए गए और साथ में मुसलमानों को जो 6 निर्वाचन क्षेत्र दिए गए, उसके लिए योग्यताएं अलग अलग रखी गई। साधारण जो निर्वाचन क्षेत्र है उसके लिए योग्यताएं अलग रखी गई। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की योग्यताओं को रखना और उसको शामिल करना। फिर 1909 के अधिनियम के बाद में मुसलमानों को भी ये लगा कि ब्रिटिश सरकार ने, वो चूँकि उनकी हिमायती बनना चाह रही थी, लेकिन कुछ कारणों से वो सरकार से दूर होने लगी। एक तो था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर के डिस्प्यूट हुआ। कुछ मुस्लिम जो वर्ग था वो अलग प्रकार की चाहता था, अंग्रेज अलग प्रकार के चाहते थे, इस प्रकार से संपन्न नहीं हुआ। 1911 का जो 1905 में किया गया बंगाल विभाजन 1911 में निरस्त कर दिया गया। मुसलमानों को लगा कि बंगाल विभाजन से एक जो क्षेत्र है जिसको पूर्वी बंगाल कहते हैं वो उनका बाहुल्य था, तो उनको लग रहा था कि वहाँ ज़्यादा स्टेक होल्डर या ज़्यादा मात्रा में होंगे तो हम ज़्यादा प्रभावशाली होंगे, लेकिन बंग निरस्त कर दिया गया। 1916 में मुसलमान या मुस्लिम लीग को लगा कि क्यों ना हम कांग्रेस के साथ मिलकर के इस बात को किया जाए, आज़ादी के लिए प्रयास किया जाए। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में लखनऊ समझौता हुआ और उन्होंने एक मंच पर आकर के बात कही कि साहब, कांग्रेस जो है वो भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता है। अब 1910 में भारतीय समाचार पत्र अधिनियम बनाया गया और भारतीय समाचार पत्र अधिनियम के माध्यम से जो समाचार पत्र जो थे उनको 500 से लेकर के 5,000 तक की उनको सिक्योरिटी राशि जमा करानी। साथ ही उनको जो वो था, जो सूचनाएं जो छापनी थी या जो इन्फॉर्मेशन जो छापनी थी, उसके लिए पहले उनका स्क्रीनिंग करवाना। 1911 में विद्रोही सभा एक्ट बना, उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के लोगों को एक जगह इकट्ठा होना और सम्मेलन करने की छूट मना कर दी गई। 1913 का फौजदारी अधिनियम, 1915 का भारतीय रक्षा अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय क्षेत्र की रक्षा करने के लिए किसी भी व्यक्ति को बिना किसी के गिरफ्तार करना, रॉलेट एक्ट की भांति जो 1917 में आएगा। 1917 का रॉलेट एक्ट, जिसमें किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था बिना कारण के और साथ में हथियार ले जाने की मनाही थी। यह भारतीय शस्त्र अधिनियम बनाया गया। तो इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के अधिनियम बनाए गए, जिससे लगा कि सब भारतीयों पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश सरकार है, वो भारतीयों के खिलाफ है। तो ऐसी परिस्थितियों में ये प्रयास किया जाने लगा कि भारतीयों को सत्ता में और अधिक भागीदारी मिलनी चाहिए ताकि वो अपना निर्णय स्वयं कर सकें। और इसकी जो अनुकूल परिस्थितियाँ ये जो प्रतिकूल जो चीज़ें थी, उसके लिए एक अनुकूल परिस्थिति प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बनी। भारत प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। भारत ने सैनिक बारूद व सामग्री से कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश अंग्रेजों की सहायता की और साथ में 10 करोड़ पाउंड का जो था भार था वो अपने ऊपर ले लिया। तो इस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध जिसमें जर्मनी उनके खिलाफ लड़ा गया या ध्रुवीय राष्ट्रों के खिलाफ लड़ा गया, उसमें कहा गया कि साहब जनतंत्र या लोकतंत्र या प्रजातंत्र की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में भारतीयों के मन में स्वाभाविक रूप से इच्छा जगी कि जब प्रजातंत्र की रक्षा के लिए जब युद्ध लड़ा जा सकता है तो भारतीयों के लिए भी इस प्रकार का स्वशासन का कहते कि उनको अधिकार मिलेगा, स्वशासन की भावनाएं प्रबल हुई।
उसी कड़ी में 20 अगस्त 1917 को तत्कालीन भारतीय सचिव लॉर्ड मॉन्टेगू ने घोषणा की, और लॉर्ड मॉन्टेगू ने घोषणा की वो ये चाहते थे कि धीरे धीरे भारतीयों को उसमें शामिल किया जाए, और शामिल करने के साथ ही कहते उसमें तो लॉर्ड मॉन्टेगू ने लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो उस समय तत्कालीन वायसराय थे उनसे बातचीत की। वो खुद भारत आए, विभिन्न जनप्रतिनिधियों से मिले, नेताओं से मिले, और उन्होंने तय किया कि साहब कहीं न कहीं भारतीयों को अब उत्तरदायी सरकार की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। 20 अगस्त 1917 की उनकी जो घोषणा, बहुत फेमस घोषणा जिसको अगस्त घोषणा भी कहते हैं हम, वो ये कहते हैं कि महामहिम सम्राट की सरकार की नीति, अर्थात क्राउन सरकार की नीति है, ब्रिटिश सरकार की नीति है कि जिससे भारत सरकार, जो भारत में सरकार है वो भी सहमत है, वो यह है कि भारतीय प्रशासन में भारतीयों को शामिल किया जाए, उनको विभिन्न विभागों में कहते कि दायित्व सौंपे जाए, और भारत में स्वशासी संस्थाओं का धीरे धीरे विकास किया जाए। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं भारतीयों को उसमें स्टेक होल्डर बनाया जाए, और इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं उनसे लेकर के बाद में कि भारतीयों को उसमें शामिल किया जाए। तो ऐसी परिस्थितियों में 1919 के अधिनियम के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी, और 1919 के अधिनियम क्योंकि विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं जिसमें विभिन्न प्रकार के अधिनियम बने, उन अधिनियमों पर एक मरहम लगाने के लिए, चाहे 1910 का भारत समाचार पत्र अधिनियम हो, 1911 का विद्रोही सभा अधिनियम हो, 1913 का फौजदारी कानून हो, 1915 का भारतीय रक्षा अधिनियम हो, 1917 का रॉलेट एक्ट हो, विभिन्न प्रकार के जो अधिनियम जो भारतीय स्वतंत्रता को या भारतीय स्वाधीनता संग्राम को कुचलने का प्रयास कर रहे थे, कहीं भारतीय विरोध में ना खड़ा हो जाए, इसलिए मरहम लगाने के लिए 1919 का अधिनियम बनाया गया। और 1919 का अधिनियम 20 अगस्त 1917 की जो मॉन्टेगू की घोषणा थी, जो उन्होंने कॉमन सभा में कहा था, उसको ध्यान में रखते हुए वो रखा गया। और इसके साथ ही 1919 की जो अधिनियम है उसकी प्रस्तावना में जो 5 बातें जिन्होंने घोषणा में की थी वो रखी गई, और उसमें रखा गया पहला है कि भारत जो है वो अंग्रेजी राज्य का या ब्रिटिश राज्य का एक अभिन्न प्रांत होगा। इसका मतलब एक कॉलोनी होगी, भारत स्वतंत्र नहीं हो रहा है। दूसरा रखा गया है कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास किया जाना चाहिए, और तीसरा यह है कि उत्तरदायित्व धीरे धीरे विकसित किया जाएगा। चौथा रखा गया कि भारतीयों को शासन के विभिन्न विभागों में उनको शामिल किया जाएगा, और उनको साथ में शामिल करते हुए उनको उत्तरदायित्व उनमें विकसित किया जाएगा। तीसरा यह है कि जो प्रांतीय सरकारें हैं उस प्रांतीय सरकारों को शासन जो है उसको कहते हैं स्वायत्त बनाया जाएगा, और केंद्रीय सरकार के नियंत्रण से मुक्त किया जाएगा। तो इस प्रकार से जब हम 1919 के अधिनियम की बात करेंगे तो उसमें ये बिल्कुल स्पष्ट होगा कि 1919 के अधिनियम से पहले जो परिस्थितियां बनी या जो अगस्त घोषणा हुई, उसने कहीं न कहीं 1919 के अधिनियम में अपनी भूमिका निभाई है, और ये भारतीय संवैधानिक विकास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, जिसको 1919 का अधिनियम कहते हैं, द्वैध शासन अधिनियम कहते हैं, उत्तरदायी शासन की ओर है। ये उत्तरदायी शासन की ओर पहला कदम है। इन सब बातों की हम अगले व्याख्यान में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।